दोस्तों, भारत में 2 चरण के चुनाव जब संपन्न हो गए और देश ने देखा कि मत प्रतिशत 2019 के मुकाबले इस बार घटा है। 66% लगभग पहले और दूसरे चरण में मत प्रतिशत रहा है और उसके बाद तमाम जो कयास लगाए जाने लगे, तमाम जो नैरेटिव सेट किए जाने लगे, उसके बाद अब तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले इस समय पॉलिटिकल हीट, जिस तरह से देश में हीट वेव बढ़ रही है, उस तरह से पॉलिटिकल कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स की हीट भी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या इंडिविजुअल पार्टीज़ हों इंडी गठबंधन की, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पार्टी और उनके नेता। सबसे अहम सवाल इस समय ये है कि इस समय अब जो 5 चरण के चुनाव बाकी हैं, इनमें भारत के मतदान प्रतिशत को कौन सा नैरेटिव प्रभावित करेगा। आपको ध्यान होगा कि अब से लगभग 2 महीने पहले भारत में जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के विकास के मुद्दे सबसे ऊपर थे, सबसे ज़्यादा चर्चा उन मुद्दों की जा रही थी, वहीं चुनाव शुरू होने से ठीक पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां डेवलप हुई, कुछ ऐसे नैरेटिव गढ़े गए, क्योंकि ये चुनाव जो हैं इस समय शोर शराबे का चुनाव नहीं है, राजनीतिक रैलियों, रोड शो से ज़्यादा नैरेटिव सेट करने का चुनाव है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा चुनाव भारत की विश्व में स्थिति को तय करने, भारत की चाहे आर्थिक गतिविधियां हैं या कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक पोजीशन जो भारत की है विश्व में, और साथ ही साथ डिफेंस के सेक्टर में भारत किस तरह से परफॉर्म करेगा, भारत किस तरह से इंडिपेंडेंट होगा, किस तरह से इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा, ये सारी चीज़ें लोकसभा चुनाव में तय होती हैं। विधानसभा चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, पंचायतों के मुद्दे अलग होते हैं, और लोकल लेवल पर लोकल बॉडीज़ के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा है, लोकसभा चुनाव का जो लक्ष्य है, वो है देश को विश्व स्तर पर एक स्टैंड पर ले जाना। अगर पिछले 10 सालों के मोदी सरकार के दावों की बात करें या परिस्थितियों को देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पर, यानी बुनियादी ढांचागत विकास की बात जहां होती है, तो निश्चित तौर पर इस सरकार को 10 में से 10 नंबर मिलते हैं, क्योंकि जिस गति से और जिस मजबूती से बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट किया गया है बीते 10 वर्षों में, चाहे वो दक्षिण भारत के शहरों को कनेक्ट करने की बात हो, या पश्चिमी भारत के शहरों को कनेक्ट करने की बात हो, या उत्तर और पूर्वी भारत की, साथ ही साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां पर सड़कों को पिछली सरकारें इसलिए बनाने से डरती रहीं कि जो पड़ोसी देश है वो नाराज़ हो जाएगा, उसकी दुश्मनी हमें लेनी पड़ेगी और वो महंगी पड़ेगी। लेकिन इस सरकार ने इन बातों की परवाह न करके अपनी जो रणनीति थी उसको बदला है। तो जो ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है भारत का, ये एक डिसिसिव गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, और बीते 10 वर्षों में इसी की चर्चा भारत में और भारत के बाहर भी होती रही है। और आपको ध्यान होगा, पिछले साल 17 फरवरी के आसपास, 16 फरवरी के आसपास की बात है, जब म्यूनिख स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव हो रहा था, जिसमें अमेरिकी धनपति, अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने बात करते हुए मोदी को डिफेम करने, मोदी के शासन को डिफेम करने के प्रयास किए थे, जिसकी भारत में बड़े पैमाने पर निंदा की गई थी। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इसकी निंदा की थी, बल्कि कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरोस के बयान की तत्कालिक तौर पर निंदा इसलिए की थी। उन्होंने कहा था कि जो मोदी का शासन का तरीका है वो उन्हें एक दिन शासन से गिरा देगा, और इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि निश्चित तौर पर, लेकिन ये डेमोक्रेटिक माध्यम से होगा, यानी वोट के माध्यम से होगा, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोग जब चुनाव में अपना मतदान करेंगे उस दौरान इनको हटाया जाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जाते रहे कि अगर मोदी मजबूत होंगे तो जॉर्ज सोरोस का प्लान या फिर कांग्रेस का या फिर विपक्षी पार्टियों का प्लान उनको हटाने का सफल नहीं हो पाएगा। कुछ जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा है, मैंने इसको फैक्ट चेक नहीं किया है, मैं माफ़ी चाहूँगा, वो गलत भी हो सकता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए लगाने का दावा जॉर्ज सोरोस की तरफ से किया गया है कि भारत में भाजपा सरकार, मोदी सरकार को हटाने के लिए वो खर्च कर रही है। अगर ये सच्चाई है तो इसके पीछे मकसद क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसके खुलासे की ज़रूरत है। जो लोग इसका दावा कर रहे हैं उन्हें इसके तथ्य को जांचने की ज़रूरत है, उन्हें इसके तह तक जाने की ज़रूरत है, इवन सरकार को जाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी न रहे और लोगों को ये पता चल सके कि आखिर विदेशी शक्तियाँ जो भारत की बढ़ती
मजबूत होती स्थिति, मजबूत होती अर्थव्यवस्था, भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक स्तर पर भारत की जो सॉफ्ट पावर के रूप में एक इमेज बन रही है, उसको ब्रेक करने की ये कवायद हो सकती है। और आप अच्छी तरह ये समझते हैं कि कोई भी देश जब डेवलपिंग है और वो अपने को डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में रखना चाहता है, डेवलप्ड नेशन अपने आप को बनाना चाहता है, तो निश्चित तौर पर इस प्रयास में, इस प्रक्रिया में तमाम ऐसी कवायदें होती हैं जिसके चलते जो आसपास के पड़ोसी देश हैं जिनकी अपनी कूटनीति प्रभावित होती है सरकार के इन प्रयासों से, भारत के इन प्रयासों से, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रोड़ा डालने का काम करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में हुआ जिसकी वजह से भारत के डेवलपमेंट को धीरे धीरे मीन करते हुए देखा जा रहा है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के बहुत सारे जो तथाकथित मित्र देश बनते हैं दुनिया में, वो दरअसल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भारत से दोस्ती का दावा करते हैं, दोस्ती का ढोंग करते हैं। भारत 2023 में जब G20 समिट को सफलतापूर्वक आयोजन करने में सफल हुआ और साथ में G20 में ग्लोबल साउथ के नाम पर दक्षिण अफ्रीका को उसमें शामिल कराने में सफल हुआ, तो ये बात भी दुनिया के कई देशों को मंजूर नहीं थी। भारत जब रूस के साथ या रूस के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ यूएन में, तब भी कई देशों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि भारत रूस के खिलाफ अपना वोट दे। लेकिन भारत ने अपने आप को अलग किया। भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत आज उस स्थिति में नहीं है कि भारत को कोई देश ये कहे कि आपको कहाँ पर क्या कहना है, कहाँ पर क्या करना है। उस आधार पर भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फैसले ले, अपने दोष और दुश्मन तय करे। भारत अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान कर सकता है। ये परिस्थितियां चल रही थी, भारत आगे बढ़ रहा था, भारत मजबूत हो रहा था। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें और अगर चाहे एयर की बात करें, रेल की बात करें, रोड की बात करें, ये सब कुछ विकसित होने की बुनियादी आवश्यकता है। और इस बुनियादी आवश्यकता को भारत में वर्तमान सरकार ने समझते हुए द्रुत गति से, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए द्रुत गति से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। लेकिन इस समय छोटे छोटे मुद्दे, छोटे छोटे नैरेटिव ऐसे गढ़े जा रहे हैं जिससे कि भारत की जो ये रफ्तार है अपने आप को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की, उसको धीमा किया जा सके, उसको डीरेल किया जा सके। उसके लिए अलग अलग नैरेटिव इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी देश में भी और विदेश में भी गढ़े जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं कि संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए गए थे कि भारत में समानता का अधिकार हो, यानी कि ऊंच नीच का जाति आधार पर, पंथ आधार पर या फिर आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, किसी भी आधार पर ऊंच नीच का जो भेद है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी के बयानों को वर्तमान चुनाव से जोड़कर देखें तो सत्ता पाने के लिए निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियां हैं, तो राजनीति में कई बार कुछ ऐसे वादे करने पड़ते हैं जो देश के लिए, जो समाज के लिए उतने अच्छे नहीं होते जितना कि जनता उम्मीद करती है। लेकिन ये दावा किया गया है कि ये कहा गया कि अगर वो सत्ता में आती है तो जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। क्या ये एक लाइन आपके मन में ये संदेह पैदा नहीं करती है, ये सवाल नहीं पैदा करती है कि अगर जाति आधारित जनगणना राजनीतिक पार्टियां, सरकारें करेंगी तो भारत में जाति आधारित जो असमानता है, ऊंच नीच का, इस SC, ST, OBC, इस असमानता को हम कैसे ख़त्म कर पाएंगे? ज़रूरत है योग्य लोगों को और पात्र लोगों को उनका हिस्सा, उनका हक देने की, दिलाने की। वो जाति आधारित नहीं हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और इस ज़रूरत को समझने, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए नीतियां तैयार करने के बजाय तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जिस सीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, जिस सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो भारतीय समाज के लिए प्रगतिवादी नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, बल्कि वो पीछे ले जाने वाला है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि शहरों में कई जगहों पर आप जिनसे मिलते होंगे, आप जिनके साथ ऑफिस में या कार्यस्थल पर लंच करते होंगे, स्कूलों में जो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते हैं, उनको एक दूसरे की जाति का पता नहीं होगा। फिर से इस जाति प्रथा को, इस जातीय भेद को और बढ़ावा देने का काम क्या जातीय जनगणना का दावा करके नहीं किया जा रहा है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नैरेटिव हैं जो निश्चित तौर पर भारत की जो पिछले 10 वर्षों में रफ्तार बनी है
डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, विकसित राष्ट्र बनने की 2047 तक, जिसमें सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2047 तक लक्ष्य है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए। तो क्या ये चीज़ें, ये जो छोटे-छोटे या कह सकते हैं कि निजी स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के प्रयास के लिए, क्या देश को फिर से पीछे ले जाने के कदम नहीं है? इस पर ज़रूर चिंतन करिएगा। ये मुद्दे हैं जिन पर आप विचार करिए और आप टिप्पणी करिए, और टिप्पणी करते समय अपनी भाषा की मर्यादा का ज़रूर ध्यान रखिए। लेकिन चलते चलते वीडियो में 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जिस तरह का चैलेंज, जिस तरह की चुनौती भारत सहित दुनिया भर में बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की, जिसकी चर्चा आजकल इन दिनों फिलोसोफर के तौर पर फेमस हुए आचार्य प्रशांत कर रहे हैं, सरकारों से सवाल पूछे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव में जब आपके पास उम्मीदवार पहुंचे तो उससे पूछे कि आपके एजेंडे में, आपके घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए क्या प्रयास के वादे किए गए हैं, और अगर नहीं है तो उनको नकार दीजिए। और निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। साथ में मैं एक चुनौती और जोड़ना चाहूँगा भारत के सामने। भारत के पास जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, वर्सेस यानी तुलना में जो जनसंख्या है और जिस दर से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, वो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो दुनिया के अन्य देशों में ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान रहेगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस बेहतर हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास लोग कम होंगे जिनके लिए उनको अपनी मशीनरी को तैनात करना होगा। लेकिन भारत के पास लोग बहुत ज़्यादा हैं। यानी भारत में अगर कोस्टल रीजन में साइक्लोन आता है तो भारत को लाखों लोगों को वहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना पड़ता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या भारत को अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए पहल नहीं करनी चाहिए? ये एक निश्चित तौर पर एक अहम और बड़ा सवाल है, और इस सवाल का उत्तर आप अपने उम्मीदवार, अपने नेता से ज़रूर कीजिए कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है। क्योंकि इस देश में लोग, जब तक कड़ाई से कानूनों का पालन नहीं कराया जाता, लोग नहीं करते हैं, लगता है हम बचकर निकल लेंगे, ये बातें हमसे नहीं कही जा रही। यानी कि अगर कहा जाता है कि पेड़ लगाइए, नहीं तो आने वाले समय में बढ़ता हुआ टेम्परेचर बड़ी चुनौती बन जाएगा, लोगों को लगता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किताबी बातें हैं, जिसको लगाना वो लगाए, मेरा काम नहीं है। तो इस तरह का जो मानसिक स्तर है, इस तरह की मानसिक जो सोच है, इसको परिवर्तित करने की ज़रूरत तो है लोगों में। लेकिन सरकारों को अपने लेवल से, अपने स्तर से कड़े कानून, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े कानून लागू करने पड़ेंगे, ताकि परिस्थितियां बदल सकें। तो ये भी आप जानते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित करने जैसे कानूनों को लागू करने के लिए, उनको पास करने के लिए एक पूर्ण बहुमत की सरकार की ज़रूरत होती है। और पूर्ण बहुमत ही नहीं, बल्कि ऐसी जो डिसिसिव हो, जो राष्ट्र की अक्षुण्णता, अखंडता और एकता की रक्षा करने में सक्षम हो, ऐसी सरकार को चुनने के लिए प्रयास करना होगा और आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो वोट देने ज़रूर निकलिए, चाहे लू कितनी भी हो, अपना ध्यान रखते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। लेकिन किसे देना है, ये आप विचार करके दीजिए, आप सोच करके दीजिए। तमाम ऐसे तात्कालिक नैरेटिव जो गढ़े जा रहे हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपके घर में पहुंच रहे हैं, जिस पर आप अपने परिवार में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, वो कई बार आपका दिमाग भ्रमित कर सकते हैं। सही चुनने के फैसले को, सही चुनने की आपकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहले चुन लीजिए, उसके बाद फिर आप कहीं ऐसा ना हो कि आप फैसला ले लें और आपको बाद में पता चले कि आपने कुछ गलत फैसला ले लिया। इसलिए दिमाग लगाइए ज़रूर कि सही क्या है, गलत क्या है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपनी बात ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।